हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बायो विजार्ड विद दिलीप सर में। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, तो उसमें से फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का इंट्रोडक्टरी पार्ट पूरा फिनिश हो चुका था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में, और इसके बाद फिर स्टार्ट होगा oogenesis। तो मेमोरी ग्लैंड्स जो है वो फीमेल में पाया जाता है, वन पेयर में होता है। और मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट प्यूबर्टी के टाइम में नोटिस होता है, क्योंकि इसका डेवलपमेंट धीरे धीरे होता है ना। प्यूबर्टी में भी डेवलपमेंट होता है हार्मोन के इन्फ्लुएंस में। फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे भी डेवलपमेंट होता है मेमोरी ग्लैंड्स का, ओके। और फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट होता है, जिसमें अलग अलग हार्मोन्स पार्टिसिपेट लेते हैं, जिसको हम एक एक करके भी आगे पढ़ने वाले हैं। मेरे पास नोट्स भी है, अभी हम एक एक करके देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी आपके सामने जो स्ट्रक्चर आप लोग देख पा रहे होंगे, स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। तो स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स में सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं ये पाया कहाँ जाता है। तो ये थोरेसिस रीजन में पाया जाता है, जहाँ पे हमारे रिब्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। 12 पेयर ऑफ रिब्स प्रेजेंट होते हैं, रिब है ना, 12 पेयर ऑफ रिब्स प्रेजेंट होते हैं। तो वहीं पे देखिए, आपको ये छोटा छोटा रिब्स देख पा रहे होंगे, जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ। देखिए, ये कॉस्टल रिब्स है, ये कॉस्टल रिब्स है जो हमारे चेस्ट के पास पाए जाते हैं, है ना। और मेमोरी ग्लैंड्स मेल और फीमेल दोनों में पाए जाते हैं, परंतु फीमेल में ये ज़्यादा डेवलप होता है और मेल में डेवलपमेंट इसका नहीं होता है। सिंपल सी बात है, अगर मेल में इसका डेवलपमेंट नहीं है, इसका मतलब कि जो फीमेल में हार्मोन पाए जाते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेमोरी ग्लैंड्स के डेवलपमेंट के लिए, वो मेल में नहीं पाए जाते हैं, ओके। और स्टूडेंट्स, मेमोरी ग्लैंड्स मैमल्स के लिए एक रिकॉग्निशन सिंबल भी होता है। अगर मैमल्स को पहचानना है तो उसके मेमोरी ग्लैंड्स को देखिए, है ना। जितने भी मैमल्स आप लोगों ने देखे होंगे, चाहे मंकी होगा, है ना, चाहे मेंस होंगे, चाहे और भी जो भी हैं, तो जितने भी आप लोगों ने मैमल्स को देखा होगा, उन सभी में मेमोरी ग्लैंड्स पाया जाता है। मेमोरी ग्लैंड्स से मिल्क का प्रोडक्शन होता है, और मिल्क से नरिशमेंट होता है न्यूबॉर्न बेबी का, ओके स्टूडेंट्स। तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो थोरेसिस रीजन में छोटे छोटे रिब्स पाए जाते हैं, और उन रिब्स के बीच में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, उस रिब्स के बीच में मसल्स हैं, जिस मसल्स है ना, इंटरकॉस्टल मसल्स इसको बोला जाता है, क्योंकि कॉस्टल रीजन है, कॉस्टल रिब्स है ना, रिब्स को कॉस्टा भी बोला जाता है। तो रिब्स वगैरह है, उसके बीच में जो मसल्स पाए जाते हैं उसे इंटरकॉस्टल मसल्स कहा जाता है। इंटर मतलब दो रिब्स के बीच, इंटरकॉस्टल मसल्स। तो देखिए यहाँ पे, है ना, मसल्स बिटवीन रिब्स को इंटरकॉस्टल मसल्स कह देंगे। और उसके बाद मेमोरी ग्लैंड्स किस मसल्स के ऊपर प्रेजेंट रहता है, जैसे कि ये मेरा हाथ है, तो ये एक मसल्स हो गया, इसके ऊपर मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, इसका नाम है पैक्टोरिस मेजर मसल्स, है ना। VVI क्वेश्चन है ये, पैक्टोरिस मेजर मसल्स। बहुत सारे एग्जाम में पूछ चुका है कि मेमोरी ग्लैंड्स किस मसल्स के ऊपर लाई करते हैं, किस मसल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो पैक्टोरिस मेजर मसल्स, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, है ना, ये VVI है। उसके बाद स्टूडेंट्स, आप ये जो स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे अंगूर के गुच्छे के समान, अब हम इसके बारे में वन बाय वन देखने वाले हैं, सीक्वेंस के थ्रू देखने वाले हैं, ताकि आप लोग को अच्छे से मेमोराइज हो पाए, है ना। तो देखिए, ये अंगूर का गुच्छे के समान आपको दिख पा रहा होगा। तो चलिए इसके बारे में अब जानते हैं। इसका और इजी डायग्राम और सिंप्लीफाइड डायग्राम मेरे नोट्स में भी है, अभी मैं उसको बताऊंगा। एक बार आप बस इसको इंट्रोडक्टरी पार्ट की तरह देख लीजिए। देखिए, मेमोरी लोब्स, है ना, आप देख पा रहे होंगे मेमोरी लोब्स, ये जो छोटे छोटे अंगूर के गुच्छे की तरह आप लोग को आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें बहुत सारे लोब्स पाए जाते हैं, और उन लोब्स के अंदर लॉब्यूल्स पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। एक मेमोरी ग्लैंड्स में 15 से 20 लोब्स पाए जाते हैं, और उस 15 से 20 लोब्स में बहुत सारे छोटे छोटे लोब्यूल्स पाए जाते हैं, जो कि आप गोल गोल स्ट्रक्चर की तरह देख पा रहे होंगे। आपको इस डायग्राम से उतनी क्लियरिटी नहीं मिलेगी, मैं अपने नोट्स वाले डायग्राम को दिखाऊंगा, तो आपको ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो देख पा रहे हैं, इसको आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी आप बस इतना समझते जाइए, छोटे छोटे पॉइंट्स, कि 15 से 20 मेमोरी ग्लैंड्स में लोब्स पाए जाते हैं, और उस लोब्स में लोब्यूल्स पाए जाते हैं, जिसका आप लोग फिगर यहाँ पे देख पा रहे होंगे, है ना। लोब्यूल्स पाए जाते हैं किसके अंदर स्टूडेंट्स,
लोब्स के अंदर लॉब्यूल्स पाए जाते हैं। लॉब्यूल्स को आप एक अंगूर के गुच्छे से भी रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि मेरा हाथ है, आप अंगूर को देखे होंगे, अंगूर के गुच्छे को, तो एक पूरे अंगूर के गुच्छे को आप लॉब्यूल्स कह सकते हैं। और इसमें जो छोटे छोटे जो दाने लाइक के हैं, है ना, ग्रेप्स के जो दाने हैं, उसे आप लोग एल्वियोलाई कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स? उसे एल्वियोलाई कह सकते हैं। सिंगुलर होता है एल्वियोलस, प्लूरल है ना, सिंगुलर होता है एल्वियोलस, प्लूरल होता है एल्वियोलाई। इसे मेमोरी एल्वियोलाई भी कह सकते हैं। तो छोटे छोटे जो अंगूर के दाने हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे? एल्वियोलाई कहेंगे। तो अब तक में क्या पढ़ा हम लोगों ने कि लोब्स पाया जाता है 15 से 20 मेमोरी ग्लैंड में, और उस लोब्स में लॉब्यूल्स पाए जाते हैं, और वो लॉब्यूल्स अंगूर के गुच्छे के समान होता है। और उस लॉब्यूल्स में छोटे छोटे अंगूर के गुच्छे, अंगूर के जो दाने होते हैं, उससे हम लोग एल्वियोलाई बोलते हैं। और एल्वियोलाई में ही छोटे छोटे सेल्स पाए जाते हैं, जिसे मिल्क सिक्रीटिंग सेल्स बोलते हैं। स्टूडेंट्स, यही मिल्क सिक्रीटिंग सेल्स मिल्क को बनाता है और रिलीज करता है। और रिलीज किस डक्ट में करता है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे आप लोग को दिख पा रहा होगा मेमोरी ट्यूब्यूल्स, है ना, सेकेंडरी मेमोरी ट्यूब्यूल्स। सारा कुछ सिंप्लीफाइड तरीके से समझ में आएगा। तो मेमोरी ट्यूब्यूल्स, तो मेमोरी ट्यूब्यूल्स में कहाँ से आया मिल्क? कहाँ से आया? तो एल्वियोलाई के अंदर मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स था। मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स मिल्क का निर्माण भी करता है और मिल्क को इजेक्ट भी करता है। और सबसे पहले किस डक्ट में मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स से मिल्क आता है? सेकेंडरी मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। इसे मेमोरी ट्यूब्यूल्स के नाम से भी जाना जाता है। स्टूडेंट्स, बहुत सारे मेमोरी ट्यूब्यूल्स एक कॉमन डक्ट में आकर के मिलते हैं। उस कॉमन डक्ट को मेमोरी डक्ट बोला जाता है। देखिए आप यहाँ पे, है ना, मैं पहले ही कह रहा हूँ कि इस स्ट्रक्चर में आपको कॉम्प्लेक्सिटी दिख रही होगी, परंतु मेरे नोट्स वाले स्ट्रक्चर को जब मैं दिखाऊंगा आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब तक में हमने क्या कहा कि 15 से 20 लोब्स मेमोरी ग्लैंड्स में पाए जाते हैं। उस 15 से 20 लोब्स में लॉब्यूल्स पाए जाते हैं, और उस लॉब्यूल्स को अंगूर के गुच्छे के तरह हम रिलेट कर सकते हैं। और उस लॉब्यूल्स में, अंगूर के गुच्छे में जो छोटे छोटे दाने होते हैं, उसे एल्वियोलाई बोलते हैं। एल्वियोलाई के अंदर छोटे छोटे मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स होते हैं जो कि मिल्क को बनाते हैं। और मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स सबसे पहले मिल्क को किस डक्ट में डालता है? तो उसे कहते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल्स। और मेमोरी ट्यूब्यूल्स एक कॉमन डक्ट में जाकर के ओपन होता है, जिसे कहते हैं मेमोरी डक्ट, है ना स्टूडेंट्स, मेमोरी डक्ट। फिर मेमोरी डक्ट धीरे धीरे नीचे खुलता है और मेमोरी डक्ट एम्प्यूला पे खुलता है ना। जैसे कि मेमोरी डक्ट है, तो मेमोरी डक्ट के बीच में एक एम्प्यूला वाला हिस्सा पाया जाता है। ये भी डक्ट का ही पार्ट है। एम्प्यूला वाला हिस्सा थोड़ा फैला हुआ होता है, वाइडर पार्ट होता है। इस एम्प्यूले वाले हिस्से में ही कुछ टाइम के लिए मिल्क स्टोर होते हैं, कलेक्ट होता है यहाँ पे मिल्क। तो मेमोरी डक्ट कहाँ पे ओपन होता है? एम्प्यूला में। और एम्प्यूला फाइनली, देखिए आप यहाँ पे फिगर में, एम्प्यूला फाइनली लैक्टिफेरस डक्ट, है ना, एक कॉमन लैक्टिफेरस डक्ट में खुलता है। और लैक्टिफेरस डक्ट एक छोटे से पोर के थ्रू निप्पल से बाहर आता है, और फिर यहीं से मिल्क का प्रोडक्शन होता है, मिल्क बाहर आ जाता है। तो इसको हम बहुत बार अभी रिपीट करने वाले हैं। और बाकी आप लोग देख पा रहे होंगे पीले कलर से, ये सारे फैटी, है ना, फैट है जो कि मेमोरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं। और ये एरियोला वाला हिस्सा है जो कि हाईली पिगमेंटेड होता है ना, ब्लैक टाइप का हाईली पिगमेंटेड एरिया होता है। यहाँ पे न्यूरल सिस्टम भी होते हैं, बहुत सारे नर्व्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जिस नर्व्स में सेंसेशन होता है। जैसे ही बच्चा इस निप्पल वाले एरिया को सक करता है तो सिग्नल माँ के ब्रेन तक जाता है ना, जो कि अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, ये मेरे द्वारा बनाया गया सिंप्लीफाइड डायग्राम है। जो बातें मैंने भी पीछे बोली है, एक एक करके आपको यहाँ भी समझाऊंगा, फिर आपको पूरा क्लियरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद मुझे थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी थ्योरी पढ़ करके सब कुछ समझ सकते हैं, और कोई भी किताब में पढ़िएगा सब कुछ समझ में आएगा। तो जैसा कि मैंने बोला कि एक मेमोरी ग्लैंड्स में 15 से 20 मेमोरी लॉब्यूल्स पाए जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस हिस्से को, 15 से 20 बड़े बड़े मेमोरी लोब्स पाए जाते हैं, है ना स्टूडेंट्स, मेमोरी लोब्स पाए जाते हैं। और उस लोब्स के अंदर
छोटे छोटे लॉब्यूल्स पाए जाते हैं और इस लॉब्यूल्स को हम लोग अंगूर के गुच्छे के समान भी क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं कि एक बड़ा सा अंगूर का गुच्छा है, ये क्या है, लॉब्यूल्स। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान से इस फिगर को देखिए, आपको सब समझ में आएगा। तो 15 से 20 मेमोरी लॉब्स में लॉब्यूल्स पाए जाते हैं जिसे हम अंगूर के गुच्छे से रिलेट करते हैं, लॉब्यूल गुच्छा। और उस एक गुच्छे अंगूर के गुच्छे में उस एक दाने को क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, मेमोरी एल्व्यूलाई या एल्व्यूलस, है ना। मेमोरी एल्व्यूलाई, एक से अधिक, एक को एल्व्यूलस बोलते हैं। तो देखिए ये छोटे छोटे जो आपको गुच्छे देख पा रहे होंगे, ये हरे कलर से ग्रीन कलर से जो आपको दिख पा रहे हैं, इसे ही एल्व्यूलस बोलते हैं, है ना, या एल्व्यूलाई बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो ये प्रेजेंट होता है लॉब्यूल के अंदर। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स कि लॉब्यूल के अंदर छोटे छोटे मिल्क सिक्रीटिंग सेल्स पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे ये मिल्क सिक्रीटिंग सेल्स है ना, नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे एम थोड़ा छूट गया है, मिल्क सिक्रीटिंग सेल। तो मिल्क सिक्रीटिंग सेल, देखिए जो हरा कलर का जो आपको दिख रहा है उसमें छोटे छोटे सेल पाए जाते हैं, उसी को मिल्क सिक्रीटिंग सेल भी कहते हैं। उसी मिल्क सिक्रीटिंग सेल में रिसेप्टर पाया जाता है। किसका रिसेप्टर स्टूडेंट्स, तो ऑक्सीटोसिन का रिसेप्टर, है ना। ऑक्सीटोसिन का हार्मोन जैसे ही मिल्क सिक्रीटिंग सेल के रिसेप्टर पे चिपकता है, फिर मिल्क का इजेक्शन स्टार्ट हो जाता है, मिल्क बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है ना। तो मिल्क सिक्रीटिंग सेल से मिल्क कहाँ सबसे पहले किस डक्ट में स्टार्ट होता है, किस डक्ट में निकलता है, तो देख पा रहे होंगे आप लोग कि मेमोरी एल्व्यूलस से मेमोरी ट्यूब्यूल्स, है ना। मिल्क सबसे पहले किस डक्ट में आया स्टूडेंट्स, तो मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। ये जो आपको दिख पा रहा होगा ये ब्लैक कलर का हिस्सा, देखिए मैं नोटिस कर रहा हूँ, देखिए ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स है। बहुत सारे एल्व्यूलाई कॉमन डक्ट में खुलते हैं जिसे मेमोरी ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। देखिए मेमोरी ट्यूब्यूल्स, है ना स्टूडेंट्स। ये जो मैंने फिर से मार्क किया, दिस इज कॉल्ड मेमोरी ट्यूब्यूल्स। ये जो डक्ट आपको दिख रहा है ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स है, जिसमें मिल्क सिक्रीटिंग सेल्स मिल्क का निर्माण करते हैं, बनाते हैं, और सबसे पहले मेमोरी ट्यूब्यूल्स में मिल्क को डालते हैं। उसके बाद मेमोरी ट्यूब्यूल्स एक कॉमन डक्ट में खुलता है। देखिए जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये कॉमन डक्ट है। इस कॉमन डक्ट को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, मेमोरी डक्ट, है ना स्टूडेंट्स। यानी कि मेमोरी ट्यूब्यूल्स के बाद कौन सा डक्ट आता है, तो मेमोरी डक्ट आता है, जो कि एक कॉमन डक्ट होता है। बहुत सारे मेमोरी ट्यूब्यूल्स एक कॉमन डक्ट में आकर के खुलते हैं जिसे मेमोरी डक्ट बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप, है ना, आप समझ पा रहे होंगे कि 15 से 20 मेमोरी लॉब था। उस मेमोरी लॉब में लॉब्यूल्स पाए जाते हैं अंगूर के गुच्छे की तरह, और उस गुच्छे में छोटे छोटे जो दाने होते हैं अंगूर के दाने, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग यहाँ एल्व्यूलाई बोल सकते हैं, छोटे छोटे एल्व्यूलाई बोल सकते हैं। और इस एल्व्यूलाई के अंदर मिल्क सिक्रीटिंग सेल पाया जाता है। मिल्क सिक्रीटिंग सेल्स सबसे पहले मिल्क का प्रोडक्शन करके और मिल्क को किस डक्ट में डालता है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। बहुत सारे मेमोरी ट्यूब्यूल्स होते हैं, वो फिर एक कॉमन डक्ट में ओपन होते हैं जिसे मेमोरी डक्ट बोला जाता है ना स्टूडेंट्स, मेमोरी डक्ट बोला जाता है। और फिर मेमोरी डक्ट आगे एम्प्यूला वाले हिस्से में ओपन होता है, छोटे से एम्प्यूला वाले हिस्से में। इस एम्प्यूला वाले हिस्से का काम क्या है, तो कलेक्शन ऑफ मिल्क। कुछ देर के लिए यहाँ पे मिल्क कलेक्ट होता है, और फाइनली ये रेड कलर का जो हिस्सा आपको देख पा रहे होंगे आप लोग एम्प्यूला के बाद, वो है लैक्टिफेरस डक्ट। और यही लैक्टिफेरस डक्ट के टिप में पोर पाया जाता है जो कि निप्पल में ओपन होता है। तो स्टूडेंट्स यही था फ्लो ऑफ मिल्क का सीक्वेंस भी। देखिए मैंने इसी तरीके से इस नोट्स को बनाया है। मेमोरी लॉब्यूल्स किस में ओपन होता है स्टूडेंट्स, बताइए, आप लोग भी मेरे साथ रिपीट कीजिए। मेमोरी लोब किस में ओपन होता है, लॉब्यूल में। ओके, लॉब्यूल में। और फिर लॉब्यूल फिर किस में ओपन होता है, तो लॉब्यूल में छोटे छोटे एल्व्यूलाई पाए जाते हैं, और है ना उस एल्व्यूलाई में मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स होते हैं, है ना स्टूडेंट्स। तो फिर लॉब्यूल किस में ओपन होता है, लॉब्यूल मेमोरी एल्व्यूलस में ओपन होता है ना। या आप यूँ कह सकते हैं कि लॉब्यूल के अंदर छोटे छोटे एल्व्यूलाई पाए जाते हैं, और वो एल्व्यूलाई किस में ओपन होता है स्टूडेंट्स, वो एल्व्यूलाई ओपन होता है मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। और मेमोरी ट्यूब्यूल्स फिर किस में ओपन होता है स्टूडेंट्स,
तो मेमोरी ट्यूब्यूल्स ओपन होता है मेमोरी डक्ट में, और फिर मेमोरी डक्ट किस में ओपन होता है स्टूडेंट्स? एम्प्यूला वाले हिस्सा में, और एम्प्यूला फिर किस में ओपन होता है? लैक्टिफेरस डक्ट में, और लैक्टिफेरस डक्ट किस में ओपन होता है स्टूडेंट्स? निप्पल वाले हिस्से में। स्टूडेंट्स, एक मेमोरी ग्लैंड्स में 15 से 20 अगर लोब पाए जाते हैं तो उसमें 15 से 20 मेमोरी डक्ट भी पाए जाएंगे, है ना। सिंगल 15 से 20 मेमोरी डक्ट भी पाए जाएंगे, और फिर 15 से 20 एम्प्यूलर का वाला हिस्सा ही पाया जाएगा, और 15 से 20 लैक्टिफेरस डक्ट भी पाए जाएंगे। इसी तरह से 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं, तो 15 से 20 लैक्टिफेरस डक्ट फाइनली निप्पल में ओपन होते हैं, है ना। तब जा कर के एक बच्चे का पेट भर पाता है। आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? क्योंकि बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही डक्ट के थ्रू मिल्क निकलता है, नहीं, बहुत सारे लोब्स के बहुत सारे लैक्टिफेरस डक्ट होते हैं, और बहुत सारे लैक्टिफेरस डक्ट एक साथ आकर के मिलते हैं, तब जा कर के बच्चे का जो पेट है वो भर पाता है। ओके स्टूडेंट्स, बच्चा लोग, तो अब आपको ये जो फिगर आपको सामने दिख रहा है क्लियर क्रिस्टल समझ में आ रहा होगा कि मेमोरी लोब्यूल किसे कहते हैं, मेमोरी ट्यूब्यूल किसे कहते हैं, मेमोरी डक्ट, एम्प्यूला, लैक्टिफेरस डक्ट, निप्पल, एरियोला, फैट, वॉट एवर जो भी प्रेजेंट है, आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। एक बार बस थ्योरी वाले पोर्शन को पढ़ देते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे हार्मोन्स के बारे में कि कौन कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे देखते हैं। बच्चे लोग यहाँ देखिए, मेमोरी ग्लैंड इज अ मॉडिफाइड एपोक्राइन ग्लैंड या स्वेट ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड जो होता है वो कहीं ना कहीं स्वेट ग्लैंड का मॉडिफाइड ग्लैंड ही होता है, जिसे स्वेट ग्लैंड का दूसरा नाम सीडोरीफेरस ग्लैंड भी होता है। तो कोई पूछे कि मेमोरी ग्लैंड किसका मॉडिफिकेशन होता है स्टूडेंट, तो स्वेट ग्लैंड का। ओके, चलिए नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, मेमोरी ग्लैंड अटैच विथ पेक्टोरिस मेजर मसल्स थ्रू कूपर्स लिगामेंट। बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मेमोरी ग्लैंड्स पेक्टोरिस मसल के ऊपर पाया जाता है, पेक्टोरिस मसल्स नीचे और मेमोरी ग्लैंड्स उसके ऊपर पाया जाता है ना। तो किसके ऊपर लाई करता है मेमोरी ग्लैंड्स? पेक्टोरिस मेजर मसल्स पूरा नाम, और वो कूपर लिगामेंट से अटैच होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, ए मेमोरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 15 से 20 लोब्स। जैसा कि मैंने बताया आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा भाई। नेक्स्ट पॉइंट, इन ईच लोब आर सेवरल स्मॉलर कंपार्टमेंट कॉल्ड लोब्यूल्स, है ना स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 15 से 20 लोब्स में बहुत सारे लोब्यूल्स पाए जाते हैं, और बहुत सारे लोब्यूल्स में छोटे छोटे एल्वुलाई पाए जाते हैं, और वही छोटे एल्वुलाई में मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स होते हैं, और मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स मिल्क को सबसे पहले किस डक्ट में डालता है? मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। फिर मेमोरी ट्यूब्यूल्स एक कॉमन डक्ट में ओपन होता है स्टूडेंट्स, उस कॉमन डक्ट को क्या कहते हैं? मेमोरी डक्ट। और फिर मेमोरी डक्ट फाइनली जाकर के एम्प्यूला वाले हिस्से में खुलता है। एम्प्यूला कौन सा हिस्सा है? जहाँ पे मिल्क कुछ देर के लिए स्टोर होता है, और फाइनली एम्प्यूला लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू निप्पल में खुलता है। तो कितना इजी है स्टूडेंट्स, है कि नहीं? Each lobe are several smaller compartments called lobules composed of grape-like cluster of milk-secreting gland termed as alveoli। यही कहना चाह रहा है कि हम लोग लोब को एक अंगूर के गुच्छे की तरह फील करें, और उस अंगूर के गुच्छे में जो है अंगूर का दाना, वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे एल्वेलाई हो जाएगा, है ना। तो यही लिखा हुआ है कि each lobe are several smaller compartment called lobules। बिल्कुल, और लोब्यूल्स के अंदर क्या पाया जाएगा? एल्वुलाई, और एल्वुलाई के अंदर क्या पाया जाएगा? मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स। तो यही बोला गया कि कंपोज्ड ऑफ ग्रैप लाइक क्लस्टर ऑफ मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स टर्म्ड एज एल्वुलाई, है ना। मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड जो होता है उसी को एल्वुलाई बोला जा रहा है। मतलब कहने का स्टूडेंट्स कि यहाँ पे मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स एल्वुलाई के अंदर प्रेजेंट है ना। तो कहीं ना कहीं एल्वुलाई को ही मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स मान करके चल रहा है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, each lactiferous duct typically carries milk from one of the lobes to the exterior। बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट्स, ये कहना चाह रहे हैं कि जितने भी लैक्टिफेरस डक्ट हैं वो मिल्क को कैरी करते हैं, है ना। और मिल्क को कहाँ से कैरी करते हैं? तो 15 से 20 लोब्स पाए जाते हैं, वहाँ से मिल्क को कैरी कहाँ तक फाइनली करते हैं? बाहर तक, निप्पल वाले एरिया तक। लोब से निप्पल वाले एरिया तक में है ना जो मिल्क का कैरी होता है, उसमें से लैक्टिफेरस डक्ट भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो ईच लैक्टिफेरस डक्ट टिपिकली कैरीज मिल्क
फ्रॉम वन ऑफ द लॉब्यूल्स टू द एक्सटीरियर। बिल्कुल सही बात है ना, कि लैक्टिफेरस डक्ट ही है वो लोब से लेकर के, लोब से, वैसे तो लोब से लैक्टिफेरस डक्ट बाहर मिल्क को निकालता है। उसके बाद अब बात करते हैं स्टूडेंट्स लैक्टेशन के बारे में। ओके, लैक्टेशन का मतलब क्या होता है? तो लैक्टेशन का मतलब सिंपल सा कि मेमोरी ग्लैंड से जब मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए, है ना, मिल्क मेमोरी ग्लैंड से बाहर निकलने लग जाए, तो उसे ही लैक्टेशन कहते हैं। लैक्टेशन का मतलब, लैक्टेशन होता कब है? तो आफ्टर प्रेगनेंसी, है ना, जब बच्चा डिलीवर हो जाता है, फिर मदर के मेमोरी ग्लैंड से मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी, उसे ही लैक्टेशन कहते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोग को कहा था कि अलग अलग हार्मोन अलग अलग समय पे मेमोरी ग्लैंड्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, है ना, ताकि मेमोरी ग्लैंड्स का प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स इज ड्यूरिंग प्यूबर्टी इज कॉल्ड थिलार्की। देखिए कितना अच्छा बात बोला गया है, थिलार्की, कि प्यूबर्टी के टाइम पे यदि मेमोरी ग्लैंड्स का ग्रोथ हो तो उसे क्या कहा जाता है? थिलार्की, विच रेगुलेट बाय एस्ट्रोजेन। राइट, प्यूबर्टी के टाइम पे कौन मेमोरी ग्लैंड को रेगुलेट करता है? एस्ट्रोजेन। और उसके बाद फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे कौन मेमोरी ग्लैंड्स को डेवलपमेंट में मदद करता है? प्रोजेस्ट्रॉन। और उसके बाद, है ना, उसके बाद और भी हार्मोन्स है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे लैक्टोजेनिक हार्मोन्स, PRL, और फिर HPL, फुल फॉर्म आप देख पा रहे होंगे। PRL का फुल फॉर्म होता है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, और HPL का ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन। तो ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन का मतलब जब प्लासेंटा होता है, राइट, तो प्लासेंटा जब अटैच होता है फीटस के साथ, तो उस टाइम पे भी ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन प्लासेंटा से निकलता है और मेमोरी ग्लैंड्स के डेवलपमेंट में रोल निभाता है। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट PRL, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है कि मिल्क का प्रोडक्शन करता है, मिल्क का फॉर्मेशन करता है। जब बच्चा माँ के निप्पल को सक करता है आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी, वो बच्चा माँ के निप्पल को सक करता है तो वो सिग्नल सीधे ब्रेन को जाता है, हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन निकालना स्टार्ट कर देता है। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन एंटेरियर पिट्यूटरी पे जाकर के इन्फ्लुएंस करता है, और एंटेरियर पिट्यूटरी से फिर क्या निकलता है स्टूडेंट्स? प्रोलैक्टिन हार्मोन। और यही प्रोलैक्टिन हार्मोन मेमोरी ग्लैंड्स के रिसेप्टर पे जाता है, और फाइनली मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट होता है, और साथ ही साथ मिल्क का प्रोडक्शन भी होता है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, मिल्क के प्रोडक्शन में, फॉर्मेशन में कौन सा हार्मोन पार्टिसिपेट करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। नेक्स्ट पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, इवन दो प्रोलैक्टिन लेवल इंक्रीजेस एज द प्रेगनेंसी प्रोग्रेसेस। प्रोलैक्टिन का लेवल प्रेगनेंसी जब होता है, एक वुमेन प्रेग्नेंट होती है, उसी समय प्रेगनेंसी के समय प्रोलैक्टिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, परंतु नो मिल्क सिक्रीशन अकर बिकॉज प्रोजेस्ट्रॉन इनहिबिट द इफेक्ट ऑफ प्रोलैक्टिन। देखिए कितना अच्छा बात बोल रहा है, ये कहना चाह रहा है कि मदर जब प्रेग्नेंट होती है उसी टाइम से स्टार्ट हो जाता है प्रोलैक्टिन का लेवल इंक्रीज होना, परंतु उस समय कोई मिल्क का सिक्रीशन नहीं होता है। आर यू गेटिंग? कोई मिल्क का सिक्रीशन नहीं होता है, मिल्क का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन इनहिबिट करके रखता है प्रोलैक्टिन हार्मोन को, है ना स्टूडेंट्स। आफ्टर डिलीवरी द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन इन द मदर्स ब्लड डिक्रीजेज एंड इनहिबिशन इज रिमूव्ड। तो सिंपल सा एक इनहिबिशन की तरह एक्ट करता है प्रोजेस्ट्रॉन। जब तक प्रोजेस्ट्रॉन रहता है प्रोलैक्टिन अपना काम नहीं कर पाता है, प्रोलैक्टिन मिल्क का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है, परंतु एक बार जब बच्चा डिलीवर हो जाए तो अचानक से फिर मदर के बॉडी में प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन का हार्मोन का जो लेवल है वो घट जाएगा। इसके बाद प्रोलैक्टिन अपना काम स्टार्ट कर देगा, है ना स्टूडेंट्स। प्रोलैक्टिन अपना काम स्टार्ट कर देगा और वो मदर के मेमोरी ग्लैंड्स में मिल्क का प्रोडक्शन अधिक से अधिक मात्रा में करने लगेगा, क्योंकि वो भी जानता है कि डिलीवरी हो चुका है, अब बच्चे को भूख लगेगी, और भूख लगेगी तो मिल्क को बनाना भी तो ज़रूरी होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, मिल्क सिक्रीशन या फॉर्मेशन हार्मोन किसे कहते हैं? प्रोलैक्टिन। कहाँ से निकलता है? एंटेरियर पिट्यूटरी। उसके बाद मिल्क इजेक्शन हार्मोन ऑक्सीटोसिन कहाँ से निकलता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ये अलग है स्टूडेंट्स, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से मिल्क इजेक्ट करने वाला हार्मोन निकलता है, मिल्क को बाहर निकालने वाला हार्मोन, है ना, निकलता है, परंतु वही मिल्क को बनाने वाला हार्मोन एंटेरियर पिट्यूटरी से निकलता है, जिसका क्या नाम है?
प्रोलैक्टिन। द प्रिंसिपल stimulus in maintaining prolactin secretion during lactation is the sucking action of the infant that is called neuroendocrine mechanism। स्टूडेंट्स इस पॉइंट में यही कहना चाह रहा है कि एक मैकेनिज्म होता है न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म, कि जैसे ही बच्चा मदर के निपल को सक करता है तो सिग्नल जाता है ब्रेन पे, जो कि अभी मैं बताने वाला हूँ। तो वो सिग्नल एक तरह का कहीं ना कहीं न्यूरल है ना, नर्वस सिस्टम का और इंडोक्राइन सिस्टम का कोऑर्डिनेशन के थ्रू एक बच्चा जब सक करता है निपल को तो वो मिल्क को पी पाता है, तो उसे ही न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म कहते हैं, जो कि अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि द प्रिंसिपल स्टिमुलस इन मेंटेनिंग प्रोलैक्टिन सिक्रीशन, कितना प्रोलैक्टिन निकलेगा है ना हाइपोथैलेमस से, मतलब कि हाइपोथैलेमस से क्या निकलता है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। उसके बाद फिर एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोलैक्टिन हार्मोन एक्ट करता है ना, प्रोलैक्टिन हार्मोन निकालता है जो कि मेमोरी ग्लैंड्स में जाता है और वहाँ के रिसेप्टर से बाइंड करता है और मिल्क का फॉर्मेशन करता है। तो स्टूडेंट्स कितना मिल्क फॉर्मेशन होगा उसे मेंटेन कौन करता है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन। और ये प्रोलैक्टिन हार्मोन कैसे निकलता है, तो वो निकलता है न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म के थ्रू। जब बच्चा निपल को सक करेगा तभी निकलता है। तो आइए देखते हैं न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे आपको ये बच्चे का फिगर दिख पा रहा होगा, रफली आप लोग समझिए, सब समझ में आएगा आपको। तो एक बच्चा जैसे ही मदर के निपल को सक करता है, ओके, तो निपल में बहुत सारे नर्व्स होते हैं, तो वो नर्व्स इम्पल्स देता है, यानी कि सिग्नल जो होता है। बच्चा जैसे ही मदर के निपल को सक किया, जो सिग्नल जो होता है वो मदर के ब्रेन में जाता है। मदर के ब्रेन में हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है, देखिए है ना, देखिए ये न्यूरल स्टिमुलेशन आया। तो बच्चा जैसे ही सक किया मदर के ब्रेन में सिग्नल गया, हाइपोथैलेमस अब क्या करेगा, हाइपोथैलेमस निकालेगा PRH प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। देखिए जैसे ही प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन निकला, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन किस पे एक्ट करेगा, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा। उसके बाद कहेगा कि एंटीरियर पिट्यूटरी तो प्रोलैक्टिन हार्मोन को निकालो, तो फिर एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोलैक्टिन हार्मोन को निकालता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन का रिसेप्टर कहाँ पे होता है, तो मेमोरी ग्लैंड्स में होता है ना। तो मेमोरी ग्लैंड्स में मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि प्रोलैक्टिन हार्मोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। तो हमने न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म में एक बार देखा कि बच्चा निपल को सक किया तो कैसे मिल्क का बनना स्टार्ट हो गया मदर के मेमोरी ग्लैंड्स में। अब दूसरा देखते हैं, दूसरे केस में देखते हैं। दूसरे केस में जैसे ही बच्चा मदर के निपल को सक करता है तो ये सिग्नल मदर के ब्रेन को जाता है। उसके बाद है ना, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी देखिए पी से जो मैंने इंडिकेट किया है, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन का निकलना स्टार्ट हो जाता है जिसे कहते हैं ऑक्सीटोसिन। और इस ऑक्सीटोसिन का भी रिसेप्टर मेमोरी ग्लैंड्स में होता है, राइट स्टूडेंट्स, मिल्क सीक्रेटिंग सेल्स के पास होता है। जैसे ही रिसेप्टर के पास ये ऑक्सीटोसिन जाता है, रिसेप्टर एक तरह का क्या है, तो आप समझ सकते हैं कि ताला है और ये जो ऑक्सीटोसिन है ये चाबी है। जैसे ही रिसेप्टर अपने ऑक्सीटोसिन के पास गया है ना, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर के पास गया, उसके बाद क्या हो जाता है, मिल्क का इजेक्शन स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि हम लोग को अच्छे से पता है कि मिल्क के फॉर्मेशन में कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है स्टूडेंट्स, प्रोलैक्टिन। और मिल्क इजेक्शन में कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है स्टूडेंट्स, ऑक्सीटोसिन। तो यही था स्टूडेंट्स न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म। आई होप आप लोग को बहुत मजा आया होगा। स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि ऐसे ही और मैं अच्छे वीडियोस जाऊंगा। और साथ ही साथ अगला जो हमारा लेक्चर है वो हमारा होगा oogenesis। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।